पीआर कैंपेन क्या होते हैं? जो उनका चुनाव उनके लिए सोशल मीडिया पे लड़ेगी, लोग किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, हाँ, अपोजिशन में या मार्केट में एक ऐसी हवा बन जाती है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। अनरिटन अनडिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल। आप उससे अलग हटके कभी भी नहीं जाओगे। मनोज तिवारी जी इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, ऑफ स्क्रीन वो कैसे व्यक्ति हैं? तिवारी जी बहुत बहुत इजी गोइंग पर्सनालिटी है और वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप उनकी स्टोरी समझोगे ना, जो वो मसाला अपने पास रखते हैं, हाँ। भाई वो एक्टर कहानी है, किससे? वो अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान है। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बिल्कुल। हैं। कोई बीजेपी का काम है, हम्म। पूरी रात काम कर रहे हैं। मेरठ की भैया बोली इस तरीके की है ना, हाँ, जब हम बहुत फॉर्मल है तो हम फॉर्मल है, बट जब हम एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं ना और हमारा मेरठ बाहर निकलता है, वो बड़ा डेंजरस होता है सामने वाले। गुरुजी मतलब जो बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, गुरुजी रुकेंगे कहाँ? अच्छा, डिसीजन मेरा भी नहीं था ये, वो आपका भी नहीं था, वो वो मेरा तो भी नहीं था। उन्होंने टीम ने डिसाइड किया था। अगर वो ये मना भी कर देते थे कि मैं नहीं मिलूंगा, तो भी वो रात को 10,000 आदमी बाहर सो रहा होता था। सडनली क्या हुआ ना, वो मेरठ जाग गया अंदर का, इंस्टेंट रिएक्शन। और मैं खड़ा होके ना, आई वाज अबाउट टू हिट इट, मैं चल दिया था उसे मारने के लिए खड़ा होकर। पूरा इवेंट जो एक तैयार पूरा है event, और हाँ। उसको मना कर दिया कि अब मैं नहीं कर। और अंदर हमने डिसीजन ले लिया कि इवेंट नहीं हो रहा, करोड़ों रुपया लग चुका है कथा में। हाँ, और गुरुजी को दिख रहा है कि कुछ हो गया। कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा, उनको नहीं पता अभी उनको कुछ। पता ही नहीं है कि ठीक क्या है, चक्कर चल रहा है। ठीक है। और उन्होंने वहां सबके सामने जाके अनाउंस किया कि ये मेरा छोटा भाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत फेमस नाम है और बहुत बढ़िया पकड़ रखते हैं चीज़ों के बारे में। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि मतलब इतना नॉलेज वो लेके कहाँ से आते हैं। सुधांशु जी इज मोर लाइक गूगल, मतलब इट इज लाइक कि नॉलेजेबल बात Knowledge, है। हाँ। इतना उन्होंने स्टडी करी है या उनकी पढ़ाई इस लेवल की है, वो क्या हर वक्त चीज़ पढ़ है? रहे हैं। वो अगर कार में भी जा रहे हैं और आप 10 मिनट के लिए भी बैठोगे ना उनके पास, वो आपसे इसी लेवल की बात करेंगे कि आप ये कहोगे कि यार इस आदमी से तो हम एटलीस्ट कभी जिंदगी में नहीं जीत सकते। और मुझे लगता ही नहीं कि उनके पास कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका जवाब नहीं हो। इतनी पॉजिटिवली और इतनी कहते हैं ना स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करी। अगर पसंद करते हो घर वालों से जाओ, इज्जत से बात करो और लड़की को घर लेकर आओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जाना माना चेहरा है जो बहुत यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा जानते हैं। वो नाम है अनुभव बस्सी। पहली बात तो क्योंकि वो मेरठ के हैं तो हम तो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। लोकल थाने से मेरे पास फोन आता है कि आपको इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आपके यहाँ पीछे एक गांव में मर्डर हो गया। वो तो मैं भी नहीं पता था कि हाँ। भाई ऐसा कुछ हुआ। बस ये एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाला है, उसको पता है कि कितना बड़ा केस चल रहा है मेरे साथ, मैं थाने में बैठा हूँ। ठीक है। तो मैंने फोन उठाया, उधर से वो क्या कहता है, यार मुझे नवनीत वाले की पैटीज खानी है। क्या बात है। अब मैं थाने में बैठा हूँ, जो वहाँ का इंचार्ज है वो मेरे सामने बैठा है। हाँ, जल्दी आ फटाफट, हाँ, जल्दी भाग के ले आ। फटाफट। वो तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तेज तेज। बागेश्वर धाम का आपने बताया कि भाई उनकी कथा कराई थी। वो पर्सनली कैसे व्यक्ति हैं? हनुमान जी या बालाजी वो उनसे लिखवाते हैं। उनसे हम स्टेज से करीबन 50-60 मीटर की दूरी पे थे और वो स्टेज पर ऊपर बैठे हैं, हम स्टेज के नीचे खड़े हैं। तिवारी जी ने 60-70 मीटर दूर पे खड़े होकर उनके हाथ जोड़े, इशारा करा और ये बोल दिया कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। वो कहते ना उस रेंज में ही नहीं आ रहे। आपकी रेंज ऐसे चलती है वी में, हाँ। वो बिल्कुल इधर खड़े हैं। उनका व्यवहार इतना, मतलब मुझे बचपने वाला व्यवहार लगता है ना उनका। गुरुजी ने एकदम से बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ? गन्ने का जूस पीना है, गन्ने का जूस पीना है, पीना है, पीना है। और जूस पी के उन्होंने बोला अब क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहा है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, और वो नाम है विजय विक्रम सिंह। जो विजय विक्रम सिंह जी हैं, ये असल में जो बिग बॉस की जो आवाज है, हाँ। जो उसका नरेशन है, वो विजय विक्रम सिंह जी की आवाज है। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा रिटन क्लियर हो गया बट मैं एसएसबी में आउट हो गया तो मैं गंदा वाला अल्कोहलिक हो गया। 10% चांस था और बहुत खर्चा आना था। एक आपने मुझे किस्सा बताया था, वो शर्मन जोशी वाला। ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। उनका एक इवेंट हो रहा था, एक मूवी आई थी उनकी फरारी की सवारी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सडनली मेरे साइड में शर्मन जोशी आके खड़ा हो जाते हैं। तो सामने देख रहा था और सडनली मैंने ऐसे देखा, फिर मुझे दोबारा हुआ कि यार ये क्या हुआ। थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे शर्मन जोशी को। हाँ, 3 इडियट्स में जो राजू का रोल प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो शर्मन जोशी। तो मैंने सडनली क्या करा, हेलो सुनते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो वो भी यूरिनल पे खड़े हैं, मैं भी यूरिनल पे खड़ा हूं। और इस बात का रात को बहुत मजाक बना। फिर अक्षरा सिंह एक आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी भोजपुरी सिनेमा में है, अब तो बिग बॉस वगैरह में भी आ चुकी हैं।
मुझे उनका पॉडकास्ट लेना था, बट मुझे इतना पता था कि इनके अच्छे टर्म्स हैं मनोज तिवारी जी के साथ, दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं। और मैंने जल्दी 2 मिनट के अंदर कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोकर और अपना जैसे लड़के होते हैं तैयार 2 मिनट में, हम अपना एकदम कहते हैं ना राजू बाबू मिल के निकल के 2 मिनट में बाहर, और मैं वहाँ खड़ा हो गया जाके। तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ, जबकि मैं अंदर से पसीने पसीने हो रखा था, बुरी हालत हो रखी थी शरीर की, बट वो सारा शूट मैंने 25 मिनट में खत्म किया। कि जब भी कोई छोटी मोटी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको पकड़ जो होगा देखा जाएगा। ओवरऑल बात यही पता लगी कि सब लोग ऑफ स्क्रीन अच्छे हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई देखो होगा किसी का कुछ नेगेटिव हो सकता है, बट ठीक है, हमारा भी होता है, सब लोगों का सबका होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता, आप सुन रहे हैं दिशा स्टोरीज, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो दिखती कम है लेकिन महसूस ज्यादा होती हैं। आज का एपिसोड है कुछ खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की असल जिंदगी के बारे में। आमतौर पर जो चेहरा कैमरे पर दिखाई देता है वो ही हमारी सोच बन जाता है, लेकिन उनके असली जज्बात, चैलेंजेस और जिंदगी के सच क्या होते हैं, ये सब अक्सर पर्दे के पीछे छुप जाता है। और इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए मेरे साथ हैं एक बहुत ही तजुर्बेकार और संवेदनशील मेहमान, ऋषि त्यागी जी। इन्होंने मीडिया, पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी कल्चर का गहरा अवलोकन किया है और इनका नजरिया हमारे लिए बहुत कुछ नया खोलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर सिर्फ दिशा स्टोरीज पर। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो पहले तो मैं एक चीज सबको क्लियर कर दूं कि आप ना पॉडकास्टर होने से पहले मेरे सीनियर हो, मेरे बड़े भैया हो। तो सारी ऑडियंस को जो भी देखेगी उसे पता होना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज इतना फॉर्मल वो नहीं है, ये बड़े भैया हैं मेरे, और जैसा ये कहेंगे हम उस आदेश पे चलने वाले। और जितनी हिंदी इन्होंने आज मेरे लिए, मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बोली है, ये शायद मेरी पूरी साल की हिंदी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये पीआर कैंपेन क्या होते हैं? बेसिकली पॉलिटिकल पीआर कैंपेन्स क्या होते हैं, जैसे हर पार्टी चुनाव से पहले अपना अपना एक कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। ठीक है। अब वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपनी डेमोग्राफी को देख के, अपनी जोग्राफी को देख के वो डिसाइड करते हैं कि भैया यहाँ पर हमें किस तरीके से चुनाव लड़ना है। तो वो क्या करेंगे, किसी एक टीम को हायर करेंगे जो टीम उनकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग करेगी, जो उनका चुनाव उनके लिए सोशल मीडिया पे लड़ेगी। एक तो चुनाव वो होता है जो आप देख रहे होते हो, भाई पॉलिटिशियन गया, पब्लिक से मिला, 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ और उसने अच्छी बातें करी, मीठी बातें करी, कुछ काम भी किए और वो चीज़ दिख गई, प्रेजेंट होगी। एक चीज़ ये होती है, आप देखते हो कि लोग किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप देखते हो कि भाई किसी एक पार्टी के सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, कोई उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं। ठीक है। आप ये देखते हो कि कई बार क्या होता है, चाहे वो रैली इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है उसकी। वो काम पीआर कंपनीज का होता है। हम उसको इतना बड़ा, इतना ग्रैंड दिखा देते हैं कि अपोजिशन में या मार्केट में एक ऐसी हवा बन जाती है कि यार ये जो हो रहा है ये कुछ बहुत बड़ा ही हो रहा है, ये कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो पब्लिक का ओपिनियन बदलने लगता है इस चीज से। और जैसे कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हैं, तो शायद ये चीज ज्यादा इफेक्टिव होती होगी। बिल्कुल, मतलब स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, ये इनका एक परसेप्शन ये होता है, अगर आप आज की डेट में देखोगे, जैसे हम देखते हैं कि भाई सनातन का नाम बड़ा वो होता है, क्रेज है, एक ट्रेंड है आजकल, हैशटैग सनातन चलता है। तो ये जो यंगस्टर्स है ना, ये इस हैशटैग को फॉलो करेंगे। अच्छा। ये इंस्टाग्राम पे जाएंगे, सनातन के हैशटैग से जो भी पोस्ट आ रही होंगी उसको देखना शुरू करेंगे, उस चीज को फिर ये जबरदस्ती फॉलो करेंगे, चाहे वो कितनी फेक है कितनी रियल है, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि बस उसको फॉलो करने लगेंगे। अच्छा, मतलब जैसे भीड़ में सब लोग चलते हैं तो उस चीज को फॉलो कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जैसे ये पीआर कैंपेन्स होते हैं, तो इसमें कभी कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है या कोई किस्सा जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो या कुछ वियर्ड सा रहा हो? मैं अभी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट का नाम तो नहीं लूँगा, बट अभी जो रिसेंट लोकसभा चुनाव हुए थे हमारे, उसमें हम अपोजिशन लीडर, मतलब बीजेपी से अलग एक लीडर को प्रमोट कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने हमें हायर किया था, तो हम उनका सारा पीआर मैनेज कर रहे थे। तो होता क्या था, वो जो मीम्स बनती है ना आजकल की, अपोजिशन वाले लीडर्स को डिफेम और अपने वालों को प्रेजेंट करना, वो वाला काम चल रहा था। ठीक है। तो वो जो लीडर थे वो
इसके लिए नॉलेज नहीं थी, उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो होता क्या था, जब भी हम कुछ नया कैंपेन उनके पास लेके जाते थे, उन्हें लगता था यार इसकी क्या वर्थ है, बट जो उनके बच्चे थे वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि ठीक वो है। यंगस्टर्स थे, उन्हें पता था कि ये क्या हो रहा है। हाँ, अभी क्या हुआ, उन्होंने चुनाव के टाइम ये फील किया, जो फिल्में देख के ज़्यादातर लीडर्स को हो जाता है, जो एक, अब मैं कहना नहीं चाहता, बट एक कम पढ़े लिखे आदमी को जैसा फील होता है, हाँ, उन्होंने चुनाव के टाइम ये फील किया, भाई हमने देखा है जब चुनाव होते हैं तो ड्रोन उड़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत अजीब सी डिमांड करी हमसे कि भाई मेरा जो कैंपेन होगा उसमें आप ड्रोन उड़ाओ। अच्छा, एक दूसरी दिक्कत क्या है, अगर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद आप ड्रोन्स नहीं यूज कर सकते। तो हमने उन्हें बोला कि भाई ड्रोन्स तो यूज हो नहीं सकते, अब क्या हम कैसे करेंगे मैनेज। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ड्रोन्स चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब जिद थी क्लाइंट की, हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक ड्रोन ले आए। पहली बात तो ड्रोन लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, भाई जो भी बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ा रहे हैं मैं उनको बोल दूं कि ये काम कभी ना करें, बट ठीक है, हम ड्रोन लेकर आए। अब हुआ क्या, वो उड़ाया और वो पहली रैली में पकड़ लिया पुलिस वालों ने। इतना महंगा 1.5 लाख का ड्रोन आता है, वो फंस गया। अच्छा, दूसरा FIR होगी कैंडिडेट के खिलाफ, उसी कैंडिडेट के खिलाफ। अच्छा। अब वो शाम को मेरे पास बैठा, उसने कहा कि भैया ये आपकी वजह से हुआ है। तो इतने अनरियलिस्टिक ऐसे, मतलब अजीब से- तुमने उस चीज के लिए मना किया, हाँ। और फिर भी उन्होंने करवाया, लेकिन ये हुआ तुम्हारी वजह से। बस फिर जो प्रशासन है, जो हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका फोन आया कि भाई आप क्यों कर रहे हो उस काम को। मैंने बताया, मैंने कहा सर हमारी तो रिक्वेस्ट थी भी नहीं, इनकी जबरदस्ती थी, तो हमने थोड़ा सा कर्टसी के तौर पर एक बार करना चाहा, वो माने नहीं। हाँ, ठीक है, झगड़ते रहे। अच्छा, ये डिफरेंस मैं सबको बताना चाहता हूँ भाई, जो लोग कहते हैं ना कि भाई बीजेपी में इतना अलग क्या है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में इतना अलग क्या है। बीजेपी की ना एक सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आप किसी भी PR कंपनी को हायर करोगे ना, कुछ ऐसे रूल्स वो देंगे कि आप उनसे अलग हटके काम नहीं कर सकते। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। हाँ, आपको इट इज follow काइंड करना ऑफ एन अनरिटन अनडिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल। आप उससे अलग हटके कभी भी नहीं जाओगे। जैसे वो क्लियर करेंगे कि आपको सुबह वहां पहुंचना है तो आपको पहुंचना है, फिर आप ये नहीं कर सकते बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कि अच्छा आप 2 घंटे लेट जा रहे हो, कोई इशू नहीं। वो डिसिप्लिन के मामले ये तो में अच्छी पक्के हैं। चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, बट ये बहुत हेक्टिक है। हम्म, एक तरीके से इसलिए हेक्टिक है क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कुछ प्लान्स अपने लिए भी तैयार कर रहा होता है। भाई वो लोकल लीडर है तो उसे पता है कि अगर मैं कुछ ये एक्स्ट्रा करूंगा तो शायद ही ज्यादा बेनिफिट देगा, और वो देता भी है। लेकिन क्योंकि वो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई हुई है, आपको उसे फॉलो करना है, तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपनी चीजें रोक देते हो। और इन कंपैरिजन आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे, इनका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। अच्छा। ये बहुत ही वेग तरीके से काम कर रही है। इनके आगे ऐसा है जैसे नेबुला बन जाता है ना, बस धुंधला है, चलते चलो, मतलब बस करना है, बस करना है। फॉर्मेलिटी निभानी है। फॉर्मेलिटी कह लो या मतलब हाँ। ये इजी गोइंग है। हाँ। भाई मैं ये नहीं कहना चाहता किसी को कि ये काम नहीं करते, हम्म, बट ये रैंडम काम करते हैं, स्पॉन्टेनियस काम करेंगे ठीक है कि आज हमें ये करना है, सुबह उठ के डिसाइड करेंगे आज हमें ये करना आज है। हमें ये करना है। इवन जो इनके एक हफ्ते के पहले के प्लान्स होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते। हम्म, ये आज कह देंगे आपसे कि हम ये करने वाले हैं, हम्म। बट हो सकता है सेम डे वो मना कर दें। अच्छा। तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। तो जैसे आप बहुत लोगों से मिले हो, जितना मैं जानता हूँ कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है मनोज तिवारी जी के बारे में अक्सर। तो मनोज तिवारी जी इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनका ऑन स्क्रीन क्या बिहेवियर रहता है वो तो सबने देखा है। ऑफ स्क्रीन वो कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, या किस तरह का मस्ती मजाक, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तिवारी जी बहुत बहुत इजी गोइंग पर्सनालिटी हैं। अच्छा। वो ऐसे हैं कि अगर एक बार आप उन्हें समझ में आ गए ना, उन्हें आपके साथ मजा आ गया, हाँ। फिर आप जिंदगी भर के लिए उनके हो जाओगे। अच्छा। जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो मैं खुद पॉडकास्ट के लिए गया था उनके पास, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा ये है उसमें कि जब पॉडकास्ट हो गया, पॉडकास्ट लेने से पहले तक भी ना वो बड़े कॉन्शियस थे मेरे साथ। अच्छा। थोड़े ये सोच रहे थे कि यंग लड़का है, कैसे सवाल पूछेगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बट धीरे धीरे हो गया। चलो ठीक है, पॉडकास्ट खत्म हो गया। यूजुअली क्या होता है, आप किसी से पॉडकास्ट लो बड़ी पर्सनालिटी से, तो वो आपसे बात करके ठीक है अब आप जाओ अपने घर, हाँ, में वाइंड अप कर देते हाँ। हैं उस चीज़ को। बट उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जब पॉडकास्ट खत्म हुआ मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा सर पॉडकास्ट के बाद मैं ये चाहूँगा कि आप एक स्टूडेंट्स के लिए विजिट करो मेरठ में, जब भी आपके पास कभी टाइम मिले तो आप यहाँ आना। तो उन्होंने मुझे पर्सनल नंबर अपना शेयर किया उस टाइम, और ये बोला कि ऋषि जब भी प्लान आउट तुम कर पाओगे हम इसको ज़रूर आगे परस्यू करेंगे। ठीक है, उनका नंबर मेरे पास आ गया। अभी किस्मत क्या हुई, नेक्स्ट वीक तक मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था
और मैं फ्री था तो मैं उनसे मिलना चाह रहा था। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक जब वहाँ गया तो रात को 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा था। अभी अगर आप जनरली किसी पॉलिटिशियन के यहाँ जाओगे तो वो कहेगा रात को 11 बज गया यार मत आओ, हाँ, है ना, हम बाद में बात करेंगे। हाँ। तिवारी जी ने मेरा फ़ोन उठाया पहली बारी में और हम्म, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मैं ऋषि बोल रहा हूँ। कह रहे हाँ मेरे पास नंबर सेव्ड है। तो एक अच्छा। सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ, फिर मैंने कहा सर मैं मिलने आया था आपसे। तो कह रहे हाँ तो तुम बैठो, वेट करो, मैं आ रहा हूँ अभी। अच्छा 11 बजे मैं पहुंचा था, कम से कम 1-1.25 घंटा लगा, मैं वहाँ वेट करता रहा। अच्छा। रात को 12:15 बजे के करीब वो मुझे मिले और फिर उन्होंने मुझे सुबह 4 बजे तक अपने पास बिठाए रखा। अच्छा। हाँ, उस आदमी में वो आदत है, वो कहते हैं ना किसी किसी के अंदर चार्म होता है, हाँ, वो अपना बना लेता है हर किसी को। और वो बहुत डिफरेंट है, अगर आप उनकी स्टोरी समझोगे ना, जो वो मसाला अपने पास रखते हैं, हाँ। भाई वो एक्टर कहानी है। किससे? हाँ बहुत बहुत सारे उनके पास। अच्छा। वो एक्टर है, वो हाँ, सिंगर है, हाँ। वो क्रिकेटर है, हम्म। वो अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान है। अच्छा। मतलब हमने उनकी वो हालत देखी है जब वो कभी किसी इवेंट वगैरह में बाहर जाते हैं और जैसे हम उनके साथ कवर करने चले गए शूट्स वगैरह को, तो लोग कपड़े फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं अपने उन्हें देखने के लिए। अच्छा। मैं उनके साथ एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के मैच में चला गया था, वो जो आजकल सोहेल खान वगैरह के साथ जो होते ठीक हैं, है। तो वो उसमें बस एज अ गेस्ट आए हुए थे। अच्छा, ऑडियंस को पता चल गया कि मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मतलब जो हमारी साइड के, उन्हें इतना वो नहीं है कि भाई भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार है। ठीक है। बट जो लोग वहाँ के थे, हम्म। उस जगह के थे जहाँ से वो आए हैं खुद, जब उन्होंने देखा वहाँ से मनोज तिवारी जी निकल कर आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि उस समय वो भीड़ 130 लोगों की थी पहले, ओके। और वो कब 700 की पार कर गई। मुश्किल से 40-50 सेकंड में 700-800 लोग उन्हें इकट्ठा करके खड़े हो गए। अच्छा। अभी हम शूट करने के लाए थे और हम सर्कल बना के खड़े हैं उनके चारों तरफ, क्योंकि कोई आदमी उन्हें छेड़ना दे, परेशान मतलब होता है हाँ, ऐसे। हाँ। इतनी धक्का मुक्की, इतना वो कि वो मैच थोड़ी देर के लिए बंद कराना पड़ गया। अच्छा। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है उस आदमी का। तो मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बिल्कुल। हैं कि हैं? बहुत बहुत ज्यादा इनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर आप भी कभी मिलने जाओगे तो पर्सनली किस तरह की बातें करते हैं? पर्सनली किस तरीके की बातें करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें इनके साथ ऐसी होती हैं। जैसे रात को 12 बजे के, इनकी लाइफस्टाइल ऐसी है 24 घंटे की, इनका कोई दिन कोई रात नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये गाड़ी में सो जाते हैं, काम चल रहा है, इवेंट चल रहे हैं, कहीं जाना है, कोई बीजेपी का काम है, पूरी पूरी रात काम कर रहे हैं। अच्छी चीज जो मुझे इनकी लगती है, ये क्या करते हैं, अगर इन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है या कोई बात परेशान कर रही होती है, ये गाड़ी में बैठ के ना गाना गाने लगते हैं। अच्छा। बहुत कम लोगों को पता होगी बात, ये गाड़ी में बैठेंगे और गाना गाने लगेंगे। और उस टाइम ना मैं इनसे बड़ी अजीबोगरीब डिमांड्स करता हूँ कि सर वो वाला गाना सुना दो, वो वाला गाना सुना दो। तो वो बड़ा ऑकवर्ड होता है, लोग सोच रहे होते हैं यार इतना बड़ा आदमी और तुम डिमांड कर रहे हो ऐसे। बट वो उनका स्ट्रेस दूर करने का तरीका है। ऐसी बहुत सारी चीजें उनकी, बहुत स्टोरीज ऐसी हैं कि आप सोचोगे कि यार ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वही है ना, हमें लगता है कि यार इतने लेवल पे पहुंच गए, तो बहुत लोगों में होता है, ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी भी कनेक्टेड हैं लोगों से। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ उनकी, अभी रिसेंटली हमने मेरठ में बागेश्वर धाम कथा कराई थी। मैं उस कथा का 100% क्रेडिट मनोज तिवारी जी को देता हूँ हमेशा। अच्छा। हुआ ये था कि कथा से जस्ट पहले कुछ इश्यूज हुए हमारे, डायरेक्टली नाम तो नहीं ले सकता लोगों का। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिस दिन कथा शुरू होनी थी उसी दिन सुबह एक आर्ग्यूमेंट हुआ मेरा किसी इंसान से, एंड आई नो कि जो देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो कौन है। तो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नाउ वी शेयर अ वेरी गुड रिलेशन। सो वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, अब बहुत अच्छे हैं। बट हाँ ठीक है, मेरठ की भैया बोली इस तरीके की है ना, जब हम बहुत फॉर्मल है तो हम फॉर्मल हैं, बट जब हम एक बार कंफर्टेबल हो जाते हैं ना और हमारा मेरठ बाहर निकलता है वो बड़ा डेंजरस होता है सामने वाले के लिए। तो एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज मेरे साथ ये हुई थी, गुरुजी मतलब जो बागेश्वर धाम हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो आने वाले थे मेरठ। अच्छा। उस जगह को लेके थोड़ा सा वो चल रहा था कि गुरुजी रुकेंगे कहाँ, तो हर किसी की अपनी जिद थी कि यार हमारे यहाँ रुकवाओ प्लीज, हमारे यहाँ रुकवाओ। अब हुआ क्या, अब जो उनकी टीम है वो शायद कोऑर्डिनेट करना भी चाह रही थी, थोड़ा कॉन्शियस भी फील कर रहे होंगे कि भाई इतना डिले होएगा, तो उन्होंने अपने आप से एक जगह डिसाइड कर ली। थोड़ा सा हमारा भी से था उसमें, लेकिन हमने कंफर्म नहीं किया था वो, तो जो उन्हें बेस्ट सूटेबल लगा उन्होंने वो कंफर्म कर दिया। अब क्या हुआ, इस बात से जो मेरठ के स्पॉन्सर्स हैं वो नाराज हो गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम तो कथा में सब आपके साथ जुड़े हुए, हम स्पॉन्सर्स हैं और हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये डिसीजन आपने वन साइडेड कैसे ले लिया। अच्छा, डिसीजन मेरा भी नहीं था, ये वो आपका भी नहीं था, मेरा वो भी तो नहीं उन्होंने था, टीम ने डिसाइड किया था। अब क्या हुआ, हम वहां पहुंच गए जहां गुरुजी का स्टे कंफर्म था। गुरुजी जब तक आए नहीं थे, वो रास्ते में थे, ऑन द वे थे। ठीक है।
अब उनकी टीम वहाँ बैठी थी। अब क्या हुआ, बातें कर रहे हैं। इनिशियली मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत आराम से, मैंने बहुत साइलेंटली हाथ जोड़कर बात करी। मैंने कहा देखो भैया आप समझो बात को, सारे स्पॉन्सर्स बुरा मान जाएंगे। वो भी अपनी बात पे सही थे कि देखो यार ये कंफर्टेबल है जगह हमारे लिए, इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना। गुरुजी के मिलने आप ये मान के चलो डेली 5-7 हज़ार उनके रेजिडेंस पे आता था। अच्छा। और उतना ही क्राउड बाहर खड़ा रहता था, मिलने के लिए? 10-15, हाँ, सिर्फ उन्हें शक्ल देखने के लिए। अच्छा, देखने के लिए हाँ, बस। अगर वो ये मना भी कर देते थे कि मैं नहीं मिलूंगा, तो भी वो रात को 10,000 आदमी बाहर सो रहा होता था। अच्छा। अब आप सोच के देखो कितना टफ रहा होगा। तो वो हाँ, अपनी सही तरफ में। से सही भी सोच रहे थे। बट होता क्या है, मेरे केस में जो हम इवेंट्स मैनेज कर रहे होते हैं जब, तो हम बीच में फंस जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्स अपनी जगह सही हैं, ठीक है। डिसीजन लिया नहीं गया, वो अपनी जगह सही है। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, टेबल पर बैठे हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं, वो भी हैं, और मैं हाथ जोड़ के बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भैया समझो प्लीज़, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। अभी सडनली क्या हुआ, अच्छा आई एम वेरी यंग इन दिस फील्ड, तो थोड़ा मैं भी ज़्यादा वो नहीं हूँ, स्किल एक्सपीरियंस। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ऋषि अब तुम चुप हो जाओ। किसने बोला ये बात? उनकी टीम से था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सडनली क्या हुआ ना, वो मेरठ जाग गया अंदर का। वो फिर वहाँ चीज़ कंट्रोल नहीं हुई। हाँ। जबकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, बट क्योंकि मैं इतनी देर से हाथ जोड़कर बात कर रहा था ना, वो चीज़ इतनी हाइपर हो गई मेरे लिए। मुझे ऐसा हुआ कि अभी ये नहीं होने का मेरे से हैंडल। तो मैं इस तरीके से, मेरा ना एकदम ही वो बदल गया टोन, इंस्टेंट रिएक्शन। और मैं खड़ा होके ना, आई वाज अबाउट टू हिट हिम। मैं चल दिया था उसे मारने के लिए खड़ा होकर। हाँ। और वो गलत था। हाँ, अभी वो नाउ आई गलत फील था। इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट उनकी टोन थोड़ी सी इस तरीके की होगी, और हम मेरठ के, हम टेम्पर बहुत जल्दी लूज करते हैं। अब हुआ क्या, मुझे देखकर ना, क्योंकि टीम सारी मेरी थी, स्पॉन्सर सारे मेरे थे, वो भी खड़े हो गए। अभी हम हो गए, उनकी भी टीम खड़ी हो गई, तो वो क्लैश हो गया, सडन क्लैश। और ऐसा हो गया कि उसने मना कर दिया कि अब मैं कथा करवा ही नहीं रहा। पूरा इवेंट जो एक पूरा तैयार event, है, और हाँ। उसको मना कर दिया कि अब मैं नहीं कर। आप सोचो वेन्यू पे कम से कम 50-60 हज़ार आदमी बैठा हुआ है, वेट कर रहा है गुरुजी। 5-7 हज़ार आदमी बाहर उनका रेजिडेंस पे वेट कर रहा है, और अंदर हमने डिसीजन ले लिया कि इवेंट नहीं हो रहा। अभी मतलब मैं कोई रफ एक फिगर दे देता हूँ, करोड़ों रुपया लग चुका है कथा में। हाँ। करोड़ों रुपया लग गया था सबका, और हम उस स्टेज पे थे कि कथा कैंसिल होएगी, हो जाने दो, आज तो देखी जाएगी। देखी जाएगी। तो उस समय ये सिचुएशन आई, उनकी टीम ने खड़े होकर कह दिया हम करते ही नहीं कथा, जाओ। और वो उठ के वहां से चले गए। अच्छा, चले भी गए? वो चले गए, उनकी टीम चली गई, और मैं वहां बैठा हूँ। हुआ ये कि इतनी देर में तिवारी जी का मेरे पास फोन आता है। तिवारी जी मुझे हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और गुरुजी के वो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। अच्छा। तो वो शुरू से हमारे बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। तिवारी जी का एकदम मेरे पास फोन आता है कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, इस तरीके से बोल दिया उन्होंने, उंगली दिखा के कि चुप हो जा, तू बीच में मत बोल। तो मैंने कहा सर मेरा इवेंट है, इंसल्टिंग हो जाएगा मेरे लिए, और ये क्या तरीका होता है? तिवारी जी ने, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, प्लीज तू शांत हो जा, मैं आ रहा हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू अभी के लिए उसे रोक ले, तू रोक ले, तू अगर मुझे कुछ मानता है तो कुछ भी सोचता है, तू अभी के लिए उसे रोक ले। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात। और मैं इतना एकदम से, जितना हाइपर था, मैं एकदम ठंडा हो गया इस बात को सुन के। तो मैं तिवारी जी की बात सुन के मैंने वापस उनकी टीम को बुलाया, मैंने कहा आप बैठो, तिवारी जी आ रहे हैं, लेकिन अभी आप दूसरे रूम में बैठो, हम दूसरे रूम में हैं, इससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो झगड़े होंगे। पूरा एकदम एग्रेशन और वो चल रहा है। इतनी देर में गुरुजी की एंट्री हुई। अभी क्या था कि अंदर इमोशन सबके अलग थे, है ना। तो गुरुजी वहां से एंटर कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, और गुरुजी को दिख रहा है कि कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, उनको नहीं पता अभी, उनको पता ही नहीं है कि क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है। तो गुरुजी सीधा अंदर अपने कक्ष में चले गए, और दरवाजा बंद हो गया। फिर क्या हुआ, सबको एक एक दो दो करके बुलाने लगे वो, जस्ट टू नो कि मतलब क्या सब हुआ। बात करते करते उन्होंने ये बोला कि भाई ऋषि का है। बाय दैट टाइम मैं हो गया था कि यहाँ से जाना बेटर है, वरना झगड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं बाहर अपना गाड़ी में जाके अपनी टीम के साथ बैठ गया। मैंने कहा यार कोई इससे डिस्कशन नहीं चलना, अभी शांत हो जाओ। ठीक है। सब ढूंढने लगे, मैं वहां मिला नहीं किसी को। शायद तिवारी जी को ये लगा कि मैं चला गया। थोड़ी देर में, आधे पौन घंटे में, आप सोच के देखो, इतना बड़ा MP सारे काम छोड़कर मेरी इसकी जिद के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में, वो दिल्ली से यहाँ आ गया। तो वो आदमी वहां से, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। तो वो यहाँ आ गए, और वो अंदर ढूंढ रहे हैं ऋषि कहाँ है। अब 2000 आदमी ऋषि को ढूंढ रहा है अंदर, और ऋषि गाड़ी में बैठा हुआ है कि झगड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा अंदर बैठे रहो।
फिर वो मुझे लेकर आए, मुझे पता चला वो मुझे लेकर आए, मैंने हाथ जोड़े प्रॉपर बिल्कुल जैसे। फिर हम हो जाते हैं ठंडे, तो फिर मेरठ के लोग भी बहुत प्यारे होते हैं, हम बहुत बिल्कुल ही प्यारे हो गए, बच्चे बन गए एकदम, हाथ जोड़ के हमने माफी भी मांग ली। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बाद में करी कथा में, कि जब इंट्रोडक्शन हो रहा था सबका वहाँ पे, तिवारी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे स्टेज पे अपने साथ लेके चले गए और उन्होंने वहाँ सबके सामने जाके अनाउंस किया कि ये मेरा छोटा भाई है। क्या बात है। ये कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इवन बीजेपी के लीडर्स आपको मेरठ में भी मिलेंगे, है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई आदमी इतनी बड़ी पब्लिसिटी किसी को इन जनरली दे। इन जनरल, हाँ इन जनरल बोलेंगे। वो घर आए, सबसे मिले, मेरे सारे फैमिली से मिले, लंच किया हमारे साथ, बहुत ही एक पॉजिटिव उनका बिहेवियर था हमारे साथ। इनफैक्ट वो बाहर जब निकल रहे थे, उन्हें मेरी मदर मिल गई तो उन्होंने पहचाना और सीधा आप ऋषि की मदर हो। अच्छा। हाँ, तो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो इतने बड़े लेवल का, इतने बड़े स्टेचर का आदमी अगर ये कर रहा है आपके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया, बहुत सही, मतलब नेचर है उनका, और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताया। और ऐसे ही अगर बात करें तो सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत फेमस नाम है और बहुत बढ़िया पकड़ रखते हैं चीज़ों के बारे में। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि मतलब इतना नॉलेज वो लेके कहाँ से आते हैं। उनके बारे में थोड़ा कोई मज़ेदार कोई किस्सा या कहानी। सुधांशु जी इज मोर लाइक गूगल। हाँ, आई फील कि सुधांशु जी के पास उतना तो ज्ञान है, शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। गूगल से तो मतलब थोड़ा कोई मुझे- ऐसी बात ही नहीं है कि कोई वो- बात ऐसी नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसा कहते थे पहले, मैं भी खुद फील करता था कि नहीं यार, थोड़ा तो स्क्रिप्टेड है, हाँ थोड़ा तो होगा कि इन्हें कोई बताता होगा, भाई इंटरवल हुआ, कुछ ब्रेक हुआ बीच में, ठीक ठीक। और इन्हें कोई बताता होगा। हुआ ये, अब मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता फिर से, एक इवेंट था हमने कराया था सुधांशु जी का मेरठ में ही। अच्छा। तो वो उसके लिए आए थे यहाँ। तो जब वो यहाँ आए तो मैं वैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने उनसे रैंडमली एक दो चीजें वैसी पूछ ली। मैंने कहा सर ऐसा होता है, थोड़ा वैसा होता है। तो उन्होंने ना एकदम मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, और वो थोड़े ऐसे थे कि हाँ चलो विल टॉक अबाउट दिस, है ना, ठीक है, हो गया वो। अभी क्या हुआ, इवेंट था, 2-2,500 आदमी आया हुआ है, बैठा हुआ है उन्हें देखने के लिए, बात करने के लिए। वो चाय पीने के लिए जरा पीछे बैक स्टेज तक गए, और लकीली मैं भी पहले से ही वहीं खड़ा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया इशारा करके, मैंने कहा हाँ जी सर, कह रहे यहाँ बैठो। हाँ। और मुझे बिठाया, और फिर उन्होंने वो धागे खोलने शुरू करे सारे। तुमने ये पूछा था, अब सुनो, तुमने ये बोला था, अब सुनो। तो मैंने सोचा शायद पढ़ लिया होगा कहीं से। तो मैंने फिर एक टेस्ट मारने के लिए एक चीज और डाल दी आगे। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी चीज है भाई। फॉर मी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स आप कहते हो कि जरूरी हैं, तो ड्यूटीज को भी आपको जबरदस्ती करना चाहिए। तो मैंने इसके लिए उनसे इन जनरली बात बोल दी। मैंने कहा सर ऐसे क्यों? तो उन्होंने इसके पीछे मुझे पूरी वो बताई कहानी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मोटिव था कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जस्टिसेबल नहीं रखा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी जानकर। और फिर उन्होंने मुझे स्पेशली अपने पास बिठाकर बोला, ऋषि मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ये सेशन रख सकता हूँ, मैं अंदर भी नहीं जाने का, लेकिन हमें इसी तरीके की बात करनी है। अच्छा, हम कोई फालतू की बात नहीं करेंगे यहाँ बैठकर। मतलब इट इज लाइक कि नॉलेजेबल बात नॉलेज, करनी हाँ, है। और वो उसके लिए क्रेव करते हैं। अच्छा, वो ये कहेंगे कि बात करो तुम मेरे से, और वो आपको जवाब लिमिटेड वर्ड्स में ऐसा दे देंगे ना कि आप ये कहोगे तो कुछ कि पता लगाने की कोशिश करी कभी कि मतलब इतना उन्होंने स्टडी करी है या उनकी पढ़ाई इस लेवल की है, या वो क्या हर वक्त चीज़ पढ़ है रहे ऐसी? हैं, वो गाड़ी में भी बैठे हैं आज ना, भी पढ़ रहे हैं। हाँ, वो अगर कार में भी जा रहे हैं। मैं उन्हें मेरठ से दिल्ली जब हम सी ऑफ करने के लिए गए थे, सेंड ऑफ के लिए, तो वो कार में बैठ के भी पढ़ रहा था आदमी। अच्छा, वो आदमी लगातार पढ़ रहा है। हम ये सोच लेते हैं हमारी पढ़ाई 12th हुई, ग्रेजुएशन हुई, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आदमी आज भी उतनी डिटेलिंग के साथ पढ़ रहा है। एक बार मैं इसी कथा के लिए, बागेश्वर धाम कथा के लिए, उन्हें इनवाइट करने गया उनके घर। मैंने कहा सर प्लीज आपको आना है। तो उनके यही वर्ड्स थे, लिटिल वर्ड्स थे कि देखो यार पार्लियामेंट चल रहा है एंड आई हैव टू स्पीक, और मैं पूरी तैयारी से रहता हूँ। ठीक है, अगर सेशन नहीं होगा उस दिन तो मैं आऊंगा, अगर हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। इतनी रिजिड मतलब उन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई कि मैं, और सेशन सही था, बात है, मतलब हाँ, कोई उसमें गलत है ही नहीं। और आप 10 मिनट के लिए भी बैठोगे ना उनके पास, वो आपसे इसी लेवल की बात करेंगे कि आप ये कहोगे कि यार इस आदमी से तो हम एटलीस्ट कभी जिंदगी में नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत उससे, मतलब ही इज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज। और मुझे लगता ही नहीं कि उनके पास कोई चीज ऐसी होगी जिसका जवाब नहीं हो, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट आजकल के जो बच्चे, मतलब हम भी आजकल की जनरेशन मानता हूँ मैं, ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स, ये लव एडवाइस आप ये सुनते होगे कि ये बहुत वो है। पहले मैं सोचता था कि शायद इसके बारे में तो नॉलेज नहीं होगी उन्हें,
हाँ। बट वो इंसान इस चीज के बारे में भी नॉलेज रखता है। हमने इन जनरल बात कार में जाते जाते वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा ये फ्रेंड है और की इनका एक जगह रिलेशनशिप है और बात नहीं बन रही। ठीक है। तो उनके जो वर्ड्स थे ना, अगर आप वो सुनते, उस इंसान ने इतनी पॉजिटिवली और इतनी कहते हैं ना स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करी। देखो, अगर पसंद करते हो घर वालों से जाओ, इज्जत से बात करो और लड़की को घर लेकर आओ। अच्छा, स्ट्रेट टू द पॉइंट लेकर आओ। और ये काम नहीं होना चाहिए ब्रेकअप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब नहीं चीजें चलती हैं। प्यार में ब्रेकअप्स नहीं चलते हैं। कोई सोच सकता है इतना? उस फील्ड में भी हाँ, पूरा ज्ञान। और वो उसके पीछे की वो बताने लगेंगे थ्योरी कि तुम्हें पता है ये कहाँ से आई है बात, ये उसने इसमें कोट किया था, उसमें इसने कोट किया था। वो इतना इंसल्टिंग हो जाता है। मैंने कहा सर गुरुदेव हमें इतना माफ बहुत करो। है। हम हाथ जोड़ लेते हैं। तो जैसे ये तो सुधांशु जी की बात हो गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जाना माना चेहरा है जो बहुत यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा जानते हैं। वो नाम है अनुभव बस्सी। स्टैंड अप कॉमेडियन है और बहुत नाम है, और मेरठ वाले तो खास तौर पे जानते हैं क्योंकि ही इज फ्रॉम मेरठ। उनकी क्या कहानी है, किस तरह का व्यवहार रखते हैं और कैसे हैं, मतलब बाय नेचर कैसे हैं? बस्सी, पहली बात तो क्योंकि वो मेरठ के हैं तो हम तो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी क्योंकि उस टाइम हमें अलाउड नहीं था प्रमोट करना उस तरीके से। हमने बस्सी का एक इवेंट कराया था सुभारती में। अच्छा। लास्ट टू लास्ट ईयर। मैं आपको उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। हाँ। ये ऐसी बात है जो किसी को नहीं पता। अरे है ना? मतलब जो लोग वहां थे मेरे साथ, हाँ। 5-6 जो मेरी टीम थी, जो स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स थे, सिर्फ उन्हें पता होगी शायद ये बात। इतना इंटरेस्टिंग केस हुआ था हमारा। जिस दिन इवेंट होना था सब कुछ तैयारी होगी, सारा सब कुछ प्लान हो गया है। वो बस्सी वहां से निकल गया है दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ आने के लिए। हमारी कार उसको लेने आ रही है। ओके। ऑन द वे जब वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया, लोकल थाने से मेरे पास फोन आता है कि आपको इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ सर? हाँ। उन्होंने कहा आपके यहाँ पीछे एक गांव में मर्डर हो गया है। अच्छा, दिस इज मेरठ या? मतलब वो तो मैं भी नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। पर ये मेरठ है, ये यहाँ के लिए नॉर्मल है, ये आप normal समझ रहे हो? तो मर्डर हो गया है और जो जिसने भी किया है वो आदमी भाग गया और हमें थोड़ा सा डाउट है कि वो उसी कहीं एरिया में हो सकता है। अभी सुभारती के पीछे जिन लोगों को पता है तो वो एनएच पर है, तो उसके पीछे सारा एरिया ऐसे ही है। हाँ, ओपन एरिया है वो तो। ओपन एरिया है। अब क्या हुआ, हम भगे फिर थाने के लिए। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, बस ये एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाला है। वहाँ से मैं बैठा हूँ थाने पर। सर आ गए, देखो बेटा नहीं हो सकता। उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी अपनी जगह। ठीक है। लेकिन हम इसलिए फंस चुके थे क्योंकि हमारी सारा सब कुछ प्लान आउट हो गया है, इतना खर्चा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट लग गई, तो फिर भाई स्पॉन्सर तो यही चाहेगा कि अब चीज़ हो जाए। हाँ। तो हम उसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप समझो, बहुत खर्चा हो गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम झगड़ रहे हैं, खूब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब सोचो आप, बस्सी का मेरे पास फ़ोन आया उस टाइम। ये बड़ी अजीब बात है कि मतलब कोई उम्मीद नहीं करेगा उस इंसान ने मेरे से क्या बोला होगा। मतलब छोटे भाई है उसने मेरे से बात करी, क्या बोला होगा कोई सोचो। कोई एक जनरल गेस, कोई मैं तो बस इतना ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि भाई अगले ने शायद खुद से कुछ चेंज किया हो प्रोग्राम में। अब मैं आपको बताता हूँ। फोन उठाया, मैंने बोला हाँ जी। तो उसके भाई ने बोला कि कहाँ पर हो? मतलब बस ही नहीं बैठा था साइड में। मैंने कहा यार ऐसी ऐसे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ ना एक मर्डर हो गया है और थोड़ा सा इशू ये है कि ये प्रोग्राम को ना पोस्टपोन करने को कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मर्डर हो गया है? तो ये बस्सी के वर्ड्स हैं, पीछे से बैठा हुआ बोल रहे, अरे मेरा ठीक तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक भी ठीक था। मैं आ रहा हूँ, तू जल्दी आ जा वापस। मैंने कहा मैं यहीं बैठा हूँ, थोड़ा आप टाइम दो। क्योंकि क्या है, मैं ये थोड़ी दिखा सकता हूँ सामने कि वो तो नॉर्मल है, वो तो आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे टाइम दो। अच्छा ठीक है। और ये कह के उसने फोन काट दिया पहले। मैं फिर रिक्वेस्ट करने लगा। आई गेस 2 मिनट हुए होंगे, दोबारा उसका कॉल आता है मेरे पास। उसको पता है कि कितना बड़ा केस चल रहा है मेरे साथ, मैं थाने में बैठा हूँ। ठीक है। और थाने वाले मेरे से बोल रहे हैं अगर ये इवेंट हुआ, अगर तुमने कराया तो हम तुम्हारा नाम डाल देंगे इसमें, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। अच्छा। और तुम्हें जेल होगी वाली बात हो गई। वो मैंने फोन उठाया, उधर से वो क्या कहता है बस्सी, यार मुझे नवनीत वाले की पैटीज खानी है। उत्तरी। वो इतना शॉकिंग था। मैंने कहा मैं थाने में बैठा हूँ यार, कहीं से मंगवा दे यार, बहुत दिन हो गए, मैं मेरठ आया हूँ, मुझे पैटीज खानी है, कहीं से भी किसी को बोल के पैटीज मंगवा दे मेरे लिए। क्या बात है। अब मैं थाने में बैठा हूँ, जो वहां का इंचार्ज है वो मेरे सामने बैठा है। अब भाई डीएसपी होते हैं, कुछ बोल रहे हैं। हाँ बहुत लोग होते हैं यार। आप ऐसे मतलब ऐसे मैं कि उठ के चल दिए। हाँ।
और वो कह रहे हैं भाई आपने कराया आप फंसोगे, और वो उधर से कह रहा है पैटीज मंगा दे तो तुम तो फंस गए। अब मैंने फोन उठाया, मैंने बहुत धीरे से फोन नीचे रख के अपनी टीम में एक लड़के को बोला, मैंने कहा यार उसके लिए पैटीज लिया, वो बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है। थानेदार ने सुन लिया, उसको लगा मैं किसी को फोन करके थोड़ी पावर वावर दिखाना चाह रहा हूँ कि इवेंट होना चाहिए। उसने बड़े एटीट्यूड में आके मेरे से बोला किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा सर टीम का ही लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा सर वो बस्सी के लिए बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, बतानी पड़ेगी तुम्हें। तो यार बेइज्जती। मैंने कहा सर वो पैटीज मांग रहा है नवनीत वाले की। थोड़ी देर उसने मेरी तरफ देखा, करवा ले जा। तो वो आदमी इस तरीके का है, जितनी बार वो मिलेगा ना पता चलेगा ऐसा आदमी सिर्फ मेरठ का हो सकता है। सही में यार, मतलब ये बात सुन के भी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि यार मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने किस टोन में और किस उसमें बोला होगा, जैसे वो कॉमेडी बस्सी करता है वैसे ही बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल कि यार बहुत मन कर रहा है यार पैटीज खिलवा, जल्दी आ फटाफट। हाँ जल्दी लिया फटाफट, वो ऐसे ही बोलता है तेज तेज। यही उसके वर्ड्स। मतलब ये बहुत बढ़िया किस्से हैं कि भाई मजेदार। और ये आप ऐसे प्लान करके नहीं, तो मतलब उधर थाने में बैठ के फिर हंसी नहीं आई वहां बैठ के कि यार ये क्या चल रहा है? इतना मुझे ही लग रहा था मेरी तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, अगर कि भाई मैं इतना सीरियस मोड में बैठा हूँ और ये पैटीज। ऐसी बहुत स्टोरीज होती हैं इन सब के साथ। जैसे बागेश्वर धाम का आपने बताया कि भाई उनकी कथा कराई थी, तो ऑब्वियसली मिलना भी हुआ है, सारी चीजें रही हैं भाई, कॉन्वर्सेशन शूट्स वगैरह भी करते रहते हैं, है ना? काफी शूट्स किए हैं। तो वो पर्सनली कैसे व्यक्ति हैं? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी, अब मुझे तो देखो मैं टू बी ऑनेस्ट ये नहीं जानता कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि वो पर्ची पे लिखना, ये मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। ठीक है, मतलब जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ सच है, ठीक है, सब सच हो रहा है। हाँ। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये हनुमान जी या बालाजी वो उनसे लिखवाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे लिए लिख दो तो वो लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। इट इज लाइक कि भाई वो खुद कहते हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा नाम आया है तब तुम यहाँ आए, बस आपकी अर्जी लग गई है, तो वो हनुमान जी उनसे लिखवाते हैं तो वो लिखते हैं। तो हम जब तक मैं अपने साथ नहीं महसूस करूंगा तो मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं जानता उसके बारे में। बट एक बहुत डिफरेंट चीज, जो बहुत ही अलग चीज मुझे लगी थी उनके साथ, वो ये थी कि अभी जब वो कथा में आए थे, आप ये सोच के देखो, वो ठीक है बाय फेस वो मुझे जानते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इतना बड़ा आदमी इतने लोगों को जान भी सकता है। और अगर वो मुझे भी जानते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि वो बाय फेस या बाय नेम मुझे पहचान लेंगे, मोर देन इनफ है। लेकिन जो बहुत डिफरेंट चीज़ मुझे उनके साथ लगी थी वो ये थी कि रात को 1 बजे के करीब, मुझे आज भी याद है जहाँ वो रुके हुए थे मेरठ में, तो कम से कम 2000 आदमी घर के अंदर घुसा हुआ था उस टाइम उनसे मिलने के लिए, उनके घर में, जहाँ वो रुके हुए थे, उस रेजिडेंस में। अच्छा, भीड़ ही भीड़ थी चारों तरफ। मेरी एक रिक्वेस्ट थी उनसे छोटी सी, कि मैंने कहा कि गुरुजी मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरी फैमिली को थोड़ा आशीर्वाद दे दो। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, एकदम से आपकी पूरी फैमिली आ जाती है, हाँ है ना? तो यही हुआ मेरे साथ। मैं पहले प्लान कर रहा था कि मतलब ज्यादा लोगों को बताऊंगा नहीं, हाँ। लेकिन फिर धीरे धीरे लगता है नहीं यार अपना ही परिवार है, बुला लो सबको बुला लो, उसे एक जगह पे बुला लो और वहीं मिलवा दो। हाँ। बट मुझे लग रहा था ऐसा, मैं जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, हर कोई ऐसा ही सोचता है फिर। अच्छा, हर कोई अपने पूरे परिवार को बुला के रखता है फिर वहां पे मिलवाने के लिए। ठीक। तो हुआ ये कि रात को 1-1:30 बज रहा था और गुरुजी का मतलब कोई टाइम नहीं है सोने का जागने का। अच्छा, वो बिना सोए 3-3 4-4 दिन ऐसे काम करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। तो वो सोए तो थे नहीं, 1-1:30 बज रहा था, शूट चल रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी मेरी फैमिली को आप एक बार आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने कहा कि कल करें। मैंने कहा बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा थोड़ी देर दो। 1:30 से 3 बज गया रात के। घर वाले भी बाहर बैठे हैं, उसके अलावा 2000 लोग और हैं वहाँ पे। हाँ। 3 बजे के करीब गुरुजी से मैंने बोला, मैंने कहा एक बार देखो बहुत लेट हो जाएगा, आपको आदत है, मेरे तो आम परिवार वाले हैं, उन्हें तो जाके सोना है। उनका अच्छा ठीक है बुला लो एक बार सबको। ठीक है। अभी सामने इतने पब्लिक बैठी है, 2000 लोग तुम्हें दिख रहे हैं सामने खड़े हुए। तो क्या हुआ, मेरी फैमिली सामने, मैंने बोला, मैंने कहा मैं कैसे बुलाऊं इतनी भीड़ में। हाँ, और लोग भी काफी सारे हैं फैमिली, और एकदम किसी को बोलोगे आ जाओ तो एकदम पब्लिक भाग लेगी आपकी। सही बात है। तो गुरुजी ने ऐसे अनाउंस किया, ऋषि की जितनी फैमिली है सारी आगे आ जाओ। अभी क्या हुआ, मेरी फैमिली सुन के और भी लोग खड़े हो गए वहां पे। मेरी तो फैमिली थे भी नहीं वो।
एनीवेज ठीक है, वो मेरी सामने की तरफ आ गया। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने मेरे साथ करी, इतने सारे लोग चलते हुए आ रहे थे, उन्होंने एक कहते ना एक नजर डाली और उन्होंने मेरी तरफ एकदम सामने देख के बोला वो तुम्हारी मम्मी है। खुद बोल दिया? खुद बोल दिया। कभी मिले भी नहीं पहले? कभी नहीं मिले। हाँ। कभी भी नहीं मिले। वो क्या बात है, वो तुम्हारी मम्मी है, इधर आई है। और वो इतना ये तो बड़ा शॉकिंग हो गया हाँ। होगा उस मोमेंट ने। और हम सब ऐसे हो गए, मैंने कहा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब मेरे कहने का पर्पस ये है कि इतनी रिजेम्बलेंस नहीं है हमारे फेस पे। सही बात है, सही बात और है। 2000 लोगों के बीच में बैठ के आप वैसे भी रिजेम्बल नहीं कर सकते किसी को। उधर से तो सब एक से दिखते सब एक जैसे लग रहे होते हैं। हाँ। वो चीज इतनी वो थी हमारे लिए। अगले दिन कथा में कोई नहीं मान सकता ये चीज हो सकती है, बट हमने लाइव देखी इसलिए हम आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट डे कथा में गुरुजी स्टेज पे बैठे थे। तिवारी जी को मैंने इनवाइट किया था लंच के लिए घर पर। ठीक है। तो मैंने कहा सर लंच के लिए चलते हैं, 2 बज गए, बहुत लेट हो जाएगा, आप खाना खा के फिर निकलोगे। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम स्टेज से करीबन 50-60 मीटर की दूरी पे थे और वो स्टेज पर ऊपर बैठे हैं, हम स्टेज के नीचे खड़े हैं। ठीक है। और वो आगे 1 लाख आदमी को देखकर एड्रेस कर रहे हैं। आप समझो मेरा फोकस यहाँ है और मैं इधर खड़ा हूँ साइड में। कोई तिवारी जी ने 60-70 मीटर दूर पे खड़े होकर उनके हाथ जोड़े, इशारा करा और ये बोल दिया ठीक है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। गुरु जी ने उनकी तरफ देखा है और ये रिएक्ट करा। मतलब उन्होंने उस चीज पे ध्यान दे दिया। हाँ, कैसे दे दिया कोई, हाँ इम्पॉसिबल था। और वो तो उनके कहते ना आंखों पे भी नहीं है। हाँ, उनके व्यू में भी नहीं थे। और हम सब ऐसे देख रहे हैं ये कैसे हुआ। और तिवारी जी ने कहा यार ये ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। वो कहते ना उस रेंज में ही नहीं आ रहे। आपकी रेंज ऐसे चलती है वी में। हाँ। वो बिल्कुल इधर खड़े हैं, उन्होंने कोई आवाज भी नहीं निकाली। ये भी नहीं बोला कि गुरुजी एक बार इधर देख लो या कोई ना, वो स्टेज पे है कि विजिबल हो। बस उन्होंने दूर से इशारा किया, उन्होंने देख लिया और उन्होंने रेस्पॉन्ड कर दिया। गुरुजी के साथ ऐसे इतने किस्से हैं कि आदमी सोचने लगता है कि हाँ समथिंग इज देयर सुपरनैचुरल है, कुछ है। मैं तो देखो मानता हूँ। हाँ। भाई लोग माने ना माने, मैं मानता हूँ कि कुछ तो है, कुछ है। चाहे देखो कंट्रोवर्सी हो जाती है या लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो हमारे मतलब मैं कहता हूँ हिंदू धर्म में अक्सर होता है कि भाई नहीं करना चाहिए यार। आप इतना कोई आदमी इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हो, दैट इज नॉट गुड। लेकिन उनके पास हैं कुछ चीज़ें ऐसी कि भाई वो बहुत मज़ेदार किस्से भी हैं और उनका व्यवहार इतना मतलब मुझे बचपने वाला व्यवहार लगता है ना उनका। बचपने का मैं आपको बता दूं उनका। हाँ। बड़ा अजीब किस्सा। कोई नहीं सोच सकता कि गुरुजी जैसा आदमी ये काम करेगा। हाँ। इतना बचपना आपने किसी में नहीं देखा होगा। हम कथा खत्म करके रात को 8 साढ़े 8 बजे निकले। वो बहुत थके हुए थे, कह रहे थे मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अपनी गाड़ी में लेटे आराम से, वो सबसे आगे बैठे हैं, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ गाड़ी में। ठीक है। सडनली क्या होता है, वो खुद रिलैक्स हैं तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कि अच्छा वो रिलैक्स हो गए, अभी तुम्हारे भाई सोने का टाइम है। हाँ। तो हम भी अपना गाड़ी में रिलैक्स होकर लेट गए। गुरुजी ने एकदम से बोला गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो एकदम ही होगा कि क्या हो गया यार, क्या हो गया? हाँ। रात को 8:30 बजे इतनी भीड़ चलती है साथ साथ। मैंने कहा क्या हुआ? गन्ने का जूस पीना है। गन्ने का जूस पीना है। अब क्या करें? तो मतलब उन्हें कोई दिखा था? हाँ, उन्हें कोई ठेले वाला दिख गया, ठेला वाला। गन्ने का जूस पीना है ऋषि। हाँ। गन्ने का जूस पीना है, पीना है, पीना है। मैंने कहा गुरुजी बच्चे करते हैं, 25 गाड़ियां चल रही हैं। हाँ। सबको पता है आप गाड़ियों में बैठे हो। अगर हमने गाड़ी रोक ली गन्ने के जूस के लिए तो यहाँ तो दूसरी कथा शुरू हो जाएगी। पता चले एक ही दिन में 2 कथा हो रही हैं। ठीक है, तो तुम जूस मंगवाओ। फिर एक गाड़ी मैंने स्पेशली फोन करके पीछे बोला कि यार प्लीज तुम गन्ने का जूस लेकर आओ। तो 2 गाड़ी बेचारी पीछे से, सबसे पीछे वाली 2 गाड़ियां गई हैं अलग अलग जगह, और फिर वो जूस लेके पहुंची है उनके रेजिडेंस पर। और जूस पी के उन्होंने बोला अब क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है यार। ये मतलब बहुत चाइल्डिश है इस मामले में, बहुत कूल। उन्हें ये है कि यार ये जो मस्ती है ना ये नहीं रुकनी चाहिए। मतलब ये ना वीडियोस में भी दिखता है। हाँ। भाई देखो आज हम ऑफ स्क्रीन की बात कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन तो हमें वो चीजें दिखती हैं कि भाई उनके अंदर कितना बचपना है, मस्ती मजाक भी करते हैं, बहुत बढ़िया नेचर है उनका। और आगे चलते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहा है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, और वो नाम है विजय विक्रम सिंह। विजय विक्रम सिंह एक ऐसा नाम है जो अभी मैं बोल रहा हूं तो बहुत से लोग उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता होगा। और मैं आपके थ्रू ही उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि भाई उसका जो एग्जैक्ट नाम है वो बता के फिर आप आगे का उनके बारे में कुछ कहानी किस्सा शुरू करें।
जो विजय विक्रम सिंह जी हैं ये हाँ। असल में जो बिग बॉस की जो आवाज है, हाँ। जो उसका नरेशन है, हम्म। वो विजय विक्रम सिंह जी की आवाज है असल। तो मतलब जो लोग सुनते हैं कि बिग बॉस के घर में जो आप ये कहते हो ना सुबह 11:30 बजे, वो असल में विजय विक्रम सिंह जी की आवाज है। क्योंकि हमने उनका पॉडकास्ट भी किया और उनके साथ काफी देर बैठे, बातचीत हुई, अच्छा एक रिलेशन, अच्छा बॉन्ड बन गया। उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मुझे लगता है ज्यादा लोगों को पता नहीं है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि वो खुद भी बोलते हैं आजकल इस बात को, इतनी तो डिटेल्स में मुझे नहीं पता, शायद बताइए उन्होंने किसी को। वो हमारी एज में, आपकी मेरी एज में जो ये होती है ना यंग जो 30 होती है कि यार जब हम पागल हो रहे होते हैं करियर के लिए कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा वरना हम तो गए उस एज में विजय विक्रम जी जो थे हमारे, वो अल्कोहलिक हो गए थे। अच्छा। और बहुत ही गंदे वाले। जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी उस टाइम तक ना वो एयरफोर्स, आर्मी, डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते थे। क्योंकि मैं खुद उस फील्ड में जाना चाहता था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था उनकी स्टोरी में। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा रिटन क्लियर हो गया बट मैं एसएसबी में आउट हो गया तो मैं गंदा वाला अल्कोहलिक हो गया। और वो स्टेज आ गई थी कि वो इंसान सुबह शाम ड्रिंक कर रहा था। और आप शायद इस चीज़ को लोग कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे, मैं ये बताना चाहूँगा कि सुबह 11 बजे जब ठेका खुलता था तो वो आदमी सुबह 11 बजे दारू लेता था। इतना ज़्यादा वाले? इतना ज़्यादा। अरे। और अगले दिन सुबह दारू खुलने तक पीता था वो डेली। ये तो बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल हो गया। एक्सट्रीम लेवल। उनका लीवर इस लेवल पे डैमेज हो गया था कि आखिरी बार जब उन्होंने ड्रिंक करी थी तो वो लिटरली नाली में गिरे थे। अच्छा। वो लिटरली नाली में जाके गिरे हैं। डॉक्टर्स के पास जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि सिर्फ 10% चांस है बचने की। अच्छा। अगर आप तैयार हो, अगर आप कन्विंस्ड हो कि आप पैसा लगाना चाहते हो तो हम ऑपरेशन करेंगे, वरना हमारे हिसाब से वर्थ नहीं है। तो ऑपरेशन में क्या होना था, मतलब ट्रांसप्लांट लीवर पूरा डैमेज हो चुका था। वो कह रहे थे कि ये नहीं बचेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, लेकिन 10% चांस था और बहुत खर्चा आना था। वो रहते अकेले थे, उनकी मदर वगैरह आए बहुत दूर से कहीं से, तो तब 10% चांस के लीवर के लिए, जबकि घर वाले बहुत कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं आपसे, उन्हें लगने लगता है कि अब आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन उनकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया था उन्हें उस टाइम। वो जो आवाज है वो इस चीज के लिए ना बहुत ग्रेटफुल है अपनी फैमिली को लेके। लेकिन जो उनकी बैक स्टोरी अगर आप समझोगे, कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतनी हैवी आवाज वाला आदमी, हाँ, क्या मतलब वो ऐसी स्टोरी रही, ऐसी स्ट्रगल रहा है उसका। और अब तो शायद बहुत लोगों ने नोटिस किया हो, छावा मूवी आई थी उसमें भी उनका रोल था। अच्छा। स्पेशल 26 जो थी उसमें भी उनका रोल था। अब तो बहुत जगह ऑन कैमरा आने लगे। ओके। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि वो नरेशन जो है बिग बॉस का, वो उनकी आवाज है। और इनकी ऐसी स्टोरी है पीछे। क्योंकि आवाज तो सब लोग सुनते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि भाई उनकी ये असल में कौन है। आवाज में भी दम है, बहुत दम है, बहुत बहुत ज्यादा। अलग सी स्टोरी है यार इनकी तो, कि भाई बता रहे हो कि इतना ज्यादा है इस लेवल पे कि भाई जब से शुरू हो रहा है तब से, ठेका खुल रहा है तब से, और जब तक बंद हो रहा है तब तक मतलब बहुत एक्सट्रीम। खाना ही नहीं खाते थे वो, कह रहे थे मैं सिर्फ दारू पीता था, चखना खाता था, दैट्स इट। सुन के लग रहा है कि यार देखो सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, बस ये है कि आज हमें वो स्टोरीज पता लग रही हैं, पता चल रही है ना, ऑफ कैमरा पता लग रही है, ऑन कैमरा स्टोरीज पता लग रही है, ऑफ कैमरा वाली ऐसी बहुत स्टोरी। एक आपने मुझे किस्सा बताया था वो शर्मन जोशी वाला, ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, तो ये जरूर मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस सुने कि बहुत बहुत मजेदार किस्सा है शर्मन जोशी वाला। तो ये ऐसी चीज है जो आज तक हमने कैमरे के आगे कभी भी नहीं बोली, और अगर कभी शर्मन सर इस चीज को सुने तो प्लीज वो बाद में अपनी टीम को मुझे मारने के लिए ना भेजें। हुआ था ये कि उनका एक इवेंट हो रहा था, एक मूवी आई थी उनकी फरारी की सवारी। हाँ। बमन ईरानी और शर्मन जोशी जी उनके लीड आर्टिस्ट थे फिल्म में। तो वो इवेंट होना था और आई गेस जगह मुझे याद नहीं कहाँ पर हो रहा था वो अब, लेकिन हम इवेंट का हिस्सा थे। अच्छा, एक हमारा होल्ड था उसमें। ठीक। इवेंट के बिटवीन क्या हुआ, शर्मन जी और बमन ईरानी जी के आने का जब टाइम था तो हम लोग अपने अपने काम में इन्वॉल्व थे, सब कुछ सेटल्ड हो चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, रिलैक्स था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, होता है ना इवेंट से पहले आदमी को लगता है एक बार वॉशरूम चले जाओ, बाद में मौका मिले ना मिले, ठीक है, हाँ, है ना। तो ठीक है, मैं चला गया, मैं वॉशरूम चला गया। अभी सडनली क्या हुआ, तभी एट द वेरी मोमेंट मैं वहां गया हूँ, मैं वॉशरूम के लिए गया और यूरिनल पे थे मैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा सडनली मेरे साइड में शर्मन जोशी आके खड़ा हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, 1-2 सेकंड तो आदमी को
एनालाइज करने में लगता है ना कि कि ये सच में ये है या यही वैसे है ही। आदमी। तो पहले मैं अपने सामने देख रहा था और सडनली मैंने ऐसे देखा और फिर मैं ऐसे, फिर मुझे दोबारा हुआ कि यार ये क्या हुआ। हाँ। तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ दोबारा देखा है, उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वक्त थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे शर्मन जोशी को। हाँ, तो कोई एक ऐसा कुछ बता दो आप कि भाई वो एकदम से शर्मन रिकॉग्नाइज जोशी कर जाए। 3 इडियट्स में जो राजू का रोल प्ले कर रहे हैं, एग्जैक्टली। वो शर्मन जोशी हैं। ठीक है, अभी शर्मन जोशी जी साइड में थे, वो साइड वाले यूरिनल पे थे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा है हाँ। और एकदम देखकर बोले हेलो। अच्छा, मैं कॉन्शियस हो गया इतनी देर में। मुझे समझ में आया नहीं मैं क्या करूं। तो मैंने सडनली क्या करा, हेलो सुनते ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो वो भी यूरिनल पे खड़े हैं, मैं भी यूरिनल पे खड़ा हूं। अब हम दोनों के हाथ गंदे हैं, बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हाथ बढ़ा दिया। अच्छा, उन्होंने भी बढ़ा दिया। हम दोनों ने पहले हाथ मिलाया और फिर हम दोनों ने हाथ धोया। ऐसा कुछ अरे नहीं है। यार। फिर हाथ धोया और इस बात का रात को बहुत मजाक बना। फिर हाँ। बहुत मजाक बना कि कितना बेवकूफ लड़का है ये। इसने क्या बेवकूफी करी है। एक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। अक्षरा सिंह एक आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी भोजपुरी सिनेमा में है, अब तो बिग बॉस वगैरह में भी आ चुकी हैं। मुझे उनका पॉडकास्ट लेना था। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब कोई आर्टिस्ट, मतलब कोई अगर अच्छा वेल रिनाउंड आर्टिस्ट होता है तो आपको शेड्यूल करना होता है पॉडकास्ट उसके साथ। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनसे मिले और आप कह दो जी पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो मुझे पता था कि अगर मैं शेड्यूल करूंगा टाइम वेस्ट होगा, इतना लंबा चौड़ा, मुझे कब की डेट मिलेगी, क्या होगा। बट मुझे इतना पता था कि इनके अच्छे टर्म्स हैं मनोज तिवारी जी के साथ, दोनों सेम अच्छा। इंडस्ट्री से हैं। हाँ। और तिवारी जी ने मुझे बताया था कि वो किसी इवेंट के लिए दिल्ली आ रही हैं। तो मैंने इन जनरल पूछा, मैंने कहा आपका भी कुछ रोल है क्या? कह रहे हाँ हाँ, मैं भी उस इवेंट में, पहला एक्ट मेरा ही है, मैं ही गाना गाऊंगा, उसके बाद वो उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, इतना काफ़ी है पकड़ने के लिए, यहाँ से हम पकड़ लेंगे। इवेंट था जन्माष्टमी का कुछ, अच्छा। दिल्ली में। अच्छा। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया। हम अपना कवर करने लगे इवेंट को। रात को 9 या 10 बज रहे थे और वो इवेंट चला रात को 11:30-12 बजे तक। हमने वो पूरा इवेंट कवर करा। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि हम किसकी तरफ से आए। आप समझ रहे हो? ये ऐसी चीज़ है कि वहाँ जो हमें देख रहा था, कुछ लोग सोच रहे थे तिवारी जी के साथ हैं, कुछ लोग सोच रहे थे वहीं के इवेंट के साथ हैं। जब अक्षरा जी का एंट्री होनी थी, तब मैंने वहाँ जाकर उनके पीए से इन जनरल बोला, मैंने कहा जो भी इनकी एंट्री वगैरह होगी आप मुझे पहले बताना ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। तो उसको ये लगा कि यहाँ का इवेंट सारा ये देख रहे हैं, तो उसने सारी चीज़ें मुझे पहले बता दी। तो मैं सारी चीज़ उसके साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करने लगा कि मैंने कहा तू मुझे बताएगा सारी बात। मैं कोऑर्डिनेट करके सब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, मैम आ गई, अक्षरा जी आ गई। मैंने जाके बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने कहा जब आप एंटर करोगे आप पहले मेरी तरफ इशारा करना ताकि मेरा कैमरामैन वहाँ जाए और आपको रिकॉर्ड कर सके। अच्छा। तो सब ऐसे थे कि हाँ, मतलब जो देख रहा है यही देख रहा है। शूट चल रहा है, बढ़िया हो गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास। हमने अपना लिया कंटेंट निकाला और हम जाने, मतलब वाइंड अप हो रहा था सब कुछ। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा अच्छा आपका वो हो गया, एक बार आके आप चेक कर लो कैसा आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा। तो उसने कहा ठीक है, अंदर बैठ जाते हैं। तिवारी जी को मैंने बता दिया था, मैंने कहा सर मुझे पॉडकास्ट लेना है, आप पीए वगैरह को चाय पानी पे अंदर बुला लो, मैं कर दूंगा इतनी देर में काम। अच्छा, उससे पहले वो शूट वाले कपड़ों में थे, वो जो भागना दौड़ना, पसीने आ रहे हैं, ये तो गंदा हो रहा है पूरा शरीर, ऐसे भागे फिर रहे हैं। बट हमें तो तैयार होना था 2 मिनट में। तो हमने क्या करा, उस टाइम की मैं बात बताना चाह रहा हूँ। वहाँ पे एक लेडीज वॉशरूम था, जेंट्स वाला यार बड़ा गंदा हो रखा था और उसमें कपड़े चेंज करने बड़े मुश्किल थे। तो मैंने क्या करा, मैं फटाफट अंदर घुस गया और मेरी टीम वालों ने नाटक करने शुरू कर दिए कि हाँ मैम आप बैठो, मैं जरा ये करवा दूं, वो करवा दूं, पानी आ रहा है, चाय आ रही है। तो वो बेचारी बैठ गई जब तक के लिए। और मैंने जल्दी 2 मिनट के अंदर कपड़े वपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोकर और अपना जैसे लड़के होते हैं तैयार 2 मिनट में, हम अपना एकदम कहते हैं ना राजू बाबू बन के निकल के 2 मिनट में बाहर, और मैं वहाँ खड़ा हो गया जाके। तो वो मेरी तरफ देख के एकदम ऐसी हो गई, तुम्हें क्या हो गया, मतलब इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा नहीं मैम बैठो, थोड़ी सी 2-3 चीजें डिस्कस करनी थी आपसे ना, कि आप किस तरीके का शॉट चाहते हो, क्या एंगल, क्या वो जैसे करते हैं। तो हमने फंसा लिया उनको वहाँ पे। बात करते रहे और करते मैंने कहा मैम एक छोटा सा शूट ले लें अगर आप बुरा ना मानो, कि हाँ कितनी देर लगेगी।
अच्छा, शुभांकर मिश्रा जी हैं एक, अगर आपको पता हो, हाँ। पॉडकास्टर हैं बहुत बड़े। हाँ, तो वो उनके यहाँ पॉडकास्ट के लिए गई थी पहले। ठीक है। उनकी बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी थी कन्हैया जी वगैरह के साथ, मतलब कृष्ण जो हाँ उनके, हाँ हाँ हाँ, है मैंने ना? सुना है वो। तो उनकी काफी अच्छी स्टोरी रह चुकी है उसमें। हाँ, तो वो मेरी तरफ देख रही थी बार बार, हाँ। और उन्होंने मुझे इशारा किया, उसे छोड़कर कुछ भी कुछ भी लो। पूछ लो। तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ, जबकि मैं अंदर से पसीने पसीने हो रखा था, बुरी हालत हो रखी थी शरीर की, बिल्कुल। बट वो सारा शूट हम्म। मैंने 25 मिनट में खत्म किया। हाँ, और कोई सेंस की बातें नहीं है उसमें, अगर हाँ। कोई सुनेगा, कोई बहुत समझदारी की हमने कोई बात नहीं करी है, बट एक ऑडियंस हमें ऐसी मिल गई। तो मेरा ये पर्पस था, मतलब मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा था कि जब भी कोई छोटी मोटी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसको पकड़ लो, पकड़ लो। जो होगा देखा जाएगा। बेचारी मेरी टीम बहुत परेशान हुई, बट ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। बहुत अमेजिंग सा ये एक्सपीरियंस सुनने हाँ। मिला कि भाई दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल करा है ना, कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो बहुत बढ़िया। तो आज के जो किस्से हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहे, बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत अलग थे, क्योंकि मैंने इस तरह के किस्से नहीं सुने। और बहुत लोगों के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में और पॉलिटिशियंस के बारे में हमें चीज़ें पता लगी कि भाई ओवरऑल बात यही पता लगी कि सब लोग ऑफ स्क्रीन अच्छे हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई देखो होगा, किसी का कुछ नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल, बट ठीक है, हमारा भी होता है, सब लोगों का है। सबका होता है। तो पॉजिटिव अगर हम देख के चलें तो सब लोग ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे। देखो, जो इंसान आपके साथ सही समय पे है ना, हाँ हाँ वो अच्छा ही है। हाँ, सही बात है। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा ऋषि के साथ, और बहुत ही मज़ेदार रहा। मतलब बहुत सारे बढ़िया आपने किस्से सुनाए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।